स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो सिविक्स का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान, इस वीडियो के माध्यम से इसका प्रश्न उत्तर का जो सॉल्यूशन है मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करके इसका प्रश्न उत्तर जो है बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, परेशानी आता है, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपके परेशानी को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है ये रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न होते हैं, उसे हमें क्या करना है, फिल करना है। कहा जाता है किसी व्यक्ति को उनके जन्म से मिलने वाले अधिकार क्या कहलाते हैं। जो भारत में, और अगर इस अध्याय का जो एक्सप्लेन का वीडियो है यानी कि चैप्टर का, अगर आप उसको नहीं देखें तब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि आप ये जो क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न है, आप सभी क्वेश्चन को जो सो खुद बनाते हुए चलते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सब बताया गया है कि कोई व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं, यानी कि जितना भी यहाँ जो आपको क्वेश्चन आ रहा है सब मैंने एक्सप्लेन करके जिस समय मैं चैप्टर बता रहा था रीडिंग करके, उस समय मैंने बताया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अब एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है। समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला जो जन्म से अधिकार होता है, उस अधिकार को क्या कहते हैं, हम लोग मौलिक अधिकार कह देते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा शिक्षा संवर्ती सूची का क्या है, शिक्षा संवर्ती का सूची है। ठीक है, और अगला है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, यानी कि यहाँ हमारा क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह। और अगला हमारा जो चौथा प्रश्न है इसी का कि संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो 12वां और अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 में। ठीक है, अब अगला हमारा जो कि है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो 5वां नंबर का प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ह्यूमन राइट डे जो है सो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को पूरा दुनिया में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 तारीख को, यानी कि 10 दिसंबर को। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो कि ये सब लिखित प्रश्न है, और ये सब प्रश्न जो है सो क्वेश्चन जो है 1 से 2 नंबर में अधिक से अधिक ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। जो संविधान में हम लोग का 5 या 6 जो मौलिक कर्तव्य हमें दिया गया है, उनमें से 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखने को कहा जा रहा है। तो देखिए कहा जाता है संविधान में वर्णित कुछ मौलिक कर्तव्य: संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वजा और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और देश की रक्षा करना, और सभी नागरिकों के बीच समता और भाईचारा स्थापित करना। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जो कि 5 से अधिक है। और यही सब मौलिक कर्तव्य हमारे देश के लिए लागू होता है, हमारे देश के यही सब मौलिक कर्तव्य है। अब इसी का अगला पार्ट है, दूसरा भाग है, कहा जाता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखें। और भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार दिया गया है, और जो जन्म से सिद्ध अधिकार मिलता है मौलिक अधिकार, उन अधिकारों को लिखने को बोला गया है। कम से कम 6 अधिकार है, तो 5 हमें 3 लिखने को कहा जा रहा है। तो पहला हमारा है समानता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब अगला इसका तीसरा पार्ट है, समझिएगा। कहा जाता है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं, कि जो मौलिक अधिकार में हमारा शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, उससे आप क्या समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला था शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसे क्या समझते हैं, तो रीडिंग वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फिर से मैं बात रिपीट करता हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को देखते तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन आंसर है आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला हमारा है जो तीसरा पार्ट था इसका, कि शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो कहा जाता है शिक्षा का अधिकार का अर्थ है हर बच्चे को, खासकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनियमित अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें मुक्त, यानी कि कोई भी उसमें चार्ज नहीं लिया जाएगा उन्हें शिक्षा देने में। ठीक है, और पूरा यह देश भर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा राज्य है, राज्य में पूरा देश में जो सो इन अधिकारों को हर व्यक्ति को मिलता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है,
अब अगला है चौथा पार्ट है इसी का, कहा जाता है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, कि जो मानवाधिकार होता है उससे आप क्या समझते हैं ह्यूमन राइट से। कहा जाता है मानव अधिकार हर व्यक्ति को सिर्फ इस कारण से प्राप्त होता है कि वह एक इंसान है, और ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति के बावजूद सभी के लिए समान रूप से लागू लागू होता है। जो मानव अधिकार होता है, यानी कि हमें संविधान में मानव अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार को लेकर हर व्यक्ति को जो सो अपना अपना मिला हुआ है, ठीक है। उसमें से ना तो किसी को जाति देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है, और ना ही भाषा देखा जाता है। सभी व्यक्ति को जो सो समान रूप से मानवाधिकार मिला है। जितना एक प्रधानमंत्री का अधिकार है, उतना एक नॉर्मल व्यक्ति का भी, एक नॉर्मल आदमी का, आम आदमी का भी अधिकार होता है, ठीक है। मानव अधिकार में हमें इस प्रकार से जो है सो संविधान के माध्यम से हमें कुछ नियम दिए गए हैं और कुछ हमें अधिकार दिए गए हैं। अब अगला है पांचवा प्रश्न है इसी का, कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है, कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उसका क्या अर्थ होता है। कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी धर्म के विशेष राज्य का अलग रहना, यानी सरकार का किसी धर्म। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि किसी राज्य सरकार हो गया या केंद्र का सरकार हो गया, वो किसी भी धर्म को लेकर प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं करता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप पर ऐसा नहीं कहा जाता है आपको कि आप जो सो यही धर्म को अपनाइए। जैसे कि हमारे देश में धर्म है, सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, और ईसाई सिख ईसाई धर्म है, इस प्रकार के धर्म है। तो आपको नहीं कहा जाता है कि आप यही धर्म को मानिए, ठीक है। इसमें कोई भी संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आप जो सो किसी भी धर्म को जो सो आपको मानने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आपका जो मर्जी है उस धर्म को आप मान सकते हैं, यही धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है, ठीक है। अब अगला है जो हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न जो सो आगे कहा जाता है चर्चा कीजिए। ये सब प्रश्न पर, क्वेश्चन पर हमें चर्चा करने को कहा जाता है, ठीक है। तो चर्चा कीजिए और समझिएगा, मैं चर्चा करके आपको बताता हूँ और प्रश्न को आप आगे समझते जाइएगा। और देखिए थर्ड नंबर का प्रश्न बताने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका तो क्वेश्चन आंसर का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया है, लेकिन आप अगर हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखें हमारा चैनल पर जाके, तो चैनल पर जाके एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ आपको जो सो ज्योग्राफी का और आपके क्लास के हिंदी साइंस जो भी है सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सो वीडियो वहाँ ज़रूर मिल जाएगा, और सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन आंसर का मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप खास करके ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा जो 8 का होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट देख लिया, अब देखते हैं थर्ड प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है भारत का संसदीय शासन पद्धति का उल्लेख कीजिए, कि जो भारत का संसदीय साधन पद्धति है उसके बारे में हमें कुछ चर्चा करने को या उल्लेख करने को कहा जा रहा है। तो समझिएगा, कहा जाता है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है, और इसमें कार्यपालिका और कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका और संसद से प्राप्त करती है, और उनके प्रति उत्तरदायी होती है। और इस प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रमुख होता है, और वह संसद का सदस्य होता है तथा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा संसदीय प्रणाली जो है उसमें क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सा ब्रिटिश से मिला जुला है, क्योंकि हमारे देश जो है सो पहले ब्रिटिश के ही शासन में था, इस कारण से थोड़ा मिला जुला है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि जो इसमें मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जो होते हैं उन्हें जो है सो ज़्यादा अधिकार मिलता है, और वह भी जो सो एक संसद के सदस्य होते हैं, और वह मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हैं, इस प्रश्न में बताया गया है। अब अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। कहा जाता है भारत के संवाद और संदेह ढांचा को वर्णन कीजिए। भारत के संदेह ढांचे का संवाद की अनूठी शैली है, और अर्ध संघीय प्रणाली के रूप में वर्जित किया जाता है। और आगे कहा जाता है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को शामिल और विभाजन होती है, लेकिन केंद्र की शक्ति अधिक होती है। किसमें? जो हमारा क्या है, हमारा जो संवाद और संघीय ढांचा का वर्णन है इसमें, ठीक है। इसमें केंद्र की शक्ति अधिक होती है और राज्य की शक्ति कम होती है, ठीक है। अब अगला पांचवा नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है भारत में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधान की व्याख्या कीजिए। कि भारत में जो निष्पक्ष और
न्यायपालिका के संविधान में जो प्रावधान किए गए उसके बारे में हमें व्याख्या करके बताना है। तो समझिएगा, कहता है भारत के संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए कई प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों का उल्लेख नगर पालिका को सरकार के अन्य अंग विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहना है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से निर्णय लेता है। और जो न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह जो सो निष्पक्ष रूप से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और उनके पास पूरा अधिकार होता है कि किसी भी नियम को तोड़ सकते हो और किसी भी नियम को बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनके पास पूरा अधिकार होता है। अब अगला 6 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क लिखें कि हम कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश है उसमें किसी भी हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो उसमें मौलिक अधिकार को जोड़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्या आप इसमें सहमत हैं? समझिएगा, कहा जाता है उत्तर में जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है और यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। और यह आगे का यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारा मौलिक अधिकार होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले हमारे समाज में इन जगहों पर सबके साथ समान बर्ताव नहीं होता था और छुआछूत की प्रथा असमान का सबसे भर्त रूप था। कहने का अर्थ ये बनता है कि अभी जो मौलिक अधिकार दिया गया इसमें क्या है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से देखा जाता है, लेकिन पहले के जो ज़माने था, जैसे कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसमें से पहले अगर देखा जाए तो क्या होता था कि छुआछूत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अभी जो है सो ऐसा नियम बना दिया गया है कि छुआछूत के बारे में सोचना भी दंडनीय अपराध है। ठीक है, ऐसा नियम है। तो हमारा वो मौलिक अधिकार के अंदर आता है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार संविधान में दिया गया है। ठीक है, अब अगला 7वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये हमारा मौलिक अधिकार था और मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या होता है कि अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए आपको कुछ कार्य करना है, उनके बारे में मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य को क्यों शामिल किया गया है और किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्य को लिखिए। ठीक है, तो देखिए, कहा जाता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी और देश के प्रति उनके कर्तव्य को याद दिलाना है ताकि वे राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें। और इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की शक्ति को बढ़ाते हैं, जो लोगों के अधिकार और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। और कुछ मौलिक कर्तव्य में संविधान का पालन करना देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विकास करना शामिल है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारा देश का जो मौलिक अधिकार है उसमें सभी व्यक्ति को ऐसा अधिकार दिया जाता है कि अपने देश के प्रति वो जो सो प्रेरित हो, अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार हो। जैसे कि आप बहुत ऐसे महान व्यक्ति के नाम लेते हैं, जैसे कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं और वीर कुंवर सिंह, ये सब के बारे में आप जानते हैं, भगत सिंह, तो ये सब जो है हमारे देश के प्रति अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं। और है इसमें, लेकिन हमें और नाम नहीं पता है। ठीक है, अब हम जो सो इस प्रकार से इस प्रश्न जो सो और इस अध्याय के जो प्रश्न है सभी प्रश्न समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिए, आप लाइक करके जाइए। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्कूल के ग्रुप में और जहाँ भी अगर आपको लगता है कि शेयर करने के लायक है वहाँ जो सो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप शेयर जितना करेंगे उतना जो सो इस वीडियो को देख के लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और स्कूल के ग्रुप है वहाँ भी आप जरूर शेयर कीजिए। और सबसे मेन बात यही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसका जरूर देखें, क्योंकि 90 से 90%, 95% तक जो सो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहाँ कवर करने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।